तो मोदी जी पहुंच गए हैं यूक्रेन और एक अल जलजीरा नाम का चैनल है जो कि इंडिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो लास्ट में भी उस सोर्स को फॉलो मत करना, कभी फॉलो मत करना एक्चुअली। बट दिख जाता है क्योंकि वो एक मेजर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है, तो अगर आप किसी भी गूगल वगैरह पे जाओगे तो उनकी हेडलाइंस दिख जाएंगी आपको। ध्यान मत देना बेसिकली, पर मैं ध्यान दे देता हूँ क्योंकि मैं बावला हूँ। उन्होंने डाली है पोस्ट कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन में, प्राइम मिनिस्टर भी ना, इंडिया के मोदी यूक्रेन में है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और वो वॉर रुकवा देंगे। और मुझे न्यूज़ पढ़ के सबसे पहले हंसी ये आई कि जो इंडिया मीम चल रहा था एक्चुअली जो कांग्रेस वालों ने चलवाया था कि पॉप होने वॉर रुकवा देंगे। वो भाई अब इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई। रुकवाई या नहीं वो अलग बात है, पर अल जलजीरा ये न्यूज़ छाप रहा है। मतलब दुनिया में कॉमेडी अपने आप को आपको ला के दे रही है। ये देखो, ये हूँ मैं। जो कल तक मजाक था वो आज लाइक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बन गई है। अब एनीवे, देखते हैं कि क्या वो वॉर रुक सकती है या नहीं रुक सकती पॉपों के द्वारा। अगेन लोग मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, ये हूँ वो हूँ। फ़ैन में हूँ भाई, उन रीजंस की वजह से नहीं कि आप सोच रहे होंगे। फ़ैन में इसलिए हूँ कि यार नेहरू के बाद पहला व्यक्ति है जो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुआ। और नेहरू भी ना, जो 3 बार उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे ना, वो नेहरू का जो वो वाला क्रेडिट है वो पूरा इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि ही जस्ट गॉट द रेंज ऑफ अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। और उसके बाद फिर वो वाला भी आता है कि कांग्रेस कमेटी के मेजॉरिटी मेंबर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, बट फिर भी गांधी जी ने अपॉइंट करा दिया नेहरू को। हालांकि मैं उस तरीके के पॉइंट को बहुत ज़्यादा वेटेज इसलिए नहीं देता क्योंकि देखो, हम आज बैठ के उस टाइम क्या हुआ था रूम के अंदर वो जज कर रहे हैं अपनी जगह पे बैठ के, राइट। पर उस वक्त जो वहाँ बैठे होंगे वो भी सारे लड्डू गड्डू तो नहीं होंगे ना, वो भी सारे लड्डू लाल तो नहीं होंगे, वो भी समझदार लोग थे तभी उस लेवल पे पहुँचे। कुछ ना कुछ डील्स या इंटरनल मैकेनिज्म्स में कुछ एडजस्टमेंट किया गया होगा जिस वजह से उन्हें मिला होगा। तो उस तरीके की चीज़ों को मैं इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता पर्सनली। तो अगर नेहरू का जो वो क्रेडिट है वो उनका नहीं बनता इतना ज़्यादा जितना मोदी का 3 बार बनता है, क्योंकि मोदी ने इतने ज़्यादा कंटेंशियस कांग्रेस जैसी अपोजिशन सामने होते हुए 3 बार पोजीशन ली है प्राइम मिनिस्टर की। नेहरू के आगे कोई अपोजिशन नहीं थी। नेहरू के आगे बेसिकली एक फ्रीडम फाइटर का टैग भी लगा हुआ था, तो उसका एडवांटेज अलग था। चलो वो चीज़ साइड करते हैं। तो इसलिए मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ एक लीडर के तौर पे, और उन्होंने ठीक से कंट्री को चलाया है, ऐसी बात नहीं है यार। बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं इस बीच में, कोविड जैसा लाइक वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट हो गया। आप आज से 100 साल या 200 साल बाद की हिस्ट्री बुक्स में कोविड एक बड़ा चैप्टर होगा अपने आप में। तो या इसलिए मैं उनका फ़ैन हूँ। और उनकी टक्कर का टू बी ऑनेस्ट अभी भी कोई लीडर नहीं है। इवन ऑपोजिशन में भी बीजेपी में ही अगर कोई बंदा निकल के आए तो आए, ऑपोजिशन में राहुल। चलो छोड़ो, रहने दो, उस दिशा में नहीं जाते आज। तो आज थोड़ी सी मोदी जी के जो पापा वाली मीम है उसका मजाक उड़ा लेते हैं, ताकि लोगों को जिनको दिक्कत है कि मैं मोदी जी की तारीफ़ क्यों करता हूँ उन्हें थोड़ा सा, वो जो कि मैंने कर दिया अभी साथ में, पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं दी मैंने उन लोगों को। उनको थोड़ा सा दिखाते हैं कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, जहाँ क्रिटिसिज्म बनता है या जहाँ मजाक उड़ाया जाए, मजाक तो नहीं लेकिन जहाँ जहाँ फ़न किया जा सकता है वहाँ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, अब देखते हैं कि क्या वॉर रुक सकती है कि नहीं रुक सकती, या फिर अल जलजीरा वैसे ही पुश कर लाइन। स्पीकिंग ऑफ अल जलजीरा, ज़िंदगी में कभी उस पर ध्यान मत देना। दूसरी बात, इसके जैसे जितने भी हैं गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब गार्बेज हैं। इनमें कभी कभार एक ढंग की न्यूज़ या ओपिनियन छपता होगा किसी और मैटर से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड। इन चीज़ों में ज़िंदगी में टाइम मैगजीन सब सब रद्दी हैं भाई, पैसे बना रहे हैं सबके सब। जिनकी भी आपकी हाई टावर्स आपके माइंड में बने हुए ना, हम बचपन में पढ़ते थे न्यूज़पेपर में, टाइम मैगजीन में फ़ोटो आ गई, टाइम मैगजीन में। गार्बेज, ठीक है। जो चीज़ उनके एजेंडा के हिसाब से उनको सही लगती है डालनी, वो डालते हैं। जिस तरीके से उनको लगता है हमें पब्लिक का, लोगों का माइंड सेट एक सर्टन वे में शेप करना है, वो उस एजेंडा के थ्रू अपनी चीज़ें डालते हैं और पब्लिक का माइंड सेट शेप करते हैं।
जब उन्हें दिखाना होगा कि किसी सर्टेन कंट्री में किसी सर्टेन इंसान को आप अपना अच्छा लीडर मानो, तो वो उस बंदे की टाइम मैगजीन में डाल देंगे और फिर उस कंट्री के न्यूज़पेपर बढ़ा चढ़ा के बात करनी चालू करें, अरे देखो इतने बड़े इंसान हैं, इनकी टाइम मैगजीन में फ़ोटो छपी है। अब इस पर मोदी जी से दिक्कत लेने वाले लोग आ जाएंगे कि मोदी जी की भी तो छपी थी, उसका बताओ। एनीवे, तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, अगेन मैं प्रेफेस करना चाहूँगा यहाँ पे कि भाई मैं कोई अपने आप को जियो पॉलिटिक्स का ज्ञाता या ज्ञानी नहीं मानता, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि शायद वॉर से रुक जाएगी जो ये मोदी जी गए हैं, या इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मेरा पर्सनल ये मानना है कि इस वॉर का बेनिफिट जिन लोगों को हो रहा है ना, वो लोग एक्चुअली वेस्ट में हैं बड़ी संख्या में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका ने अपना पूरा वो वाला असले का जो भंडार था, जो थोड़ा या तो आउटडेटेड हो गया था या रखा हुआ था, पुराना हो गया था, वो सारा खाली कर दिया यूक्रेन में बेसिकली, पूरा ऑफलोड कर दिया। उसके अलावा अमेरिका की शरण के चक्कर में मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत ही लो थ्रेश होल्ड पर अपने जो हथियार के जखीरे थे वो रखे हुए थे, ज़खीरे वो रखे हुए थे, वो भी उन्होंने भी ऑलमोस्ट पूरे ऑफलोड कर दिए। तो अब होगा क्या, ये पैसा तो इन सारी कंट्रीज़ के पास है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, नेटो की वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन भी कहते हैं हालत बुरी है, लेकिन इन चीज़ों में बजट होता है सरकार का, वो करते हैं पैसे खर्च। इटली, ये सारी कंट्रीज़। तो अब होगा क्या, जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं इन कंट्रीज़ की, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, इन सारी ही कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी आर्म्स, इवन स्वीडन जैसी छोटी कंट्री में भी ग्रिपेन जैसा बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि फाइटर जेट्स बनाता है। फ्रांस में आपको पता होगा मिराज बनाने वाले, राफेल बनाने वाली कंपनी है दासॉल्ट। और इनके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड तक में भी इस तरीके की कंपनीज़ हैं, जो कि अपने आप को एक बहुत ही शांत देश बताता है, नेटो का भी पार्ट नहीं है। तो यूके की कंपनीज़ हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरर, और सबसे बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज़ हैं जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब उनको सोचो कितने ऑर्डर्स मिलेंगे इस चीज़, जो रिप्लेनिश करने हैं, जो उनके जो स्टोर है उनका, जो उन्होंने खाली किया है, उसको भरने के लिए दोबारा से कितने ऑर्डर्स मिलेंगे। तो और इन कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट काम करती है वो लॉबिंग के थ्रू काम करती है। मतलब कि एक लिएजॉन होगा कंपनी और जो गवर्नमेंट में लॉबीइस्ट होगा, यानी कि वहाँ पे जो एमपी है या कांग्रेसमैन है या जो भी है, वो एक लिएजॉन के थ्रू, वो लॉयर्स, कोई लॉ फर्म हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, वो इन कंपनीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो इन कंपनीज़ के बेस पे लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग का मतलब इन कंपनीज़ की एक अपील को गवर्नमेंट के पास पहुंचाते हैं, या लाइक आपको ये करना चाहिए, इससे ये होगा, वट एवर। एक बड़े लेवल की 2 नंबर ही हो रही है, इसको सिंपल भाषा में ऐसा समझ लो, बट ये लीगल है। तो वो उनको लॉबी करेंगे, वो उनसे जो उनके लिएजॉन है वो कहेंगे हाँ आप ये डिफेंस में ये ऑर्डर दो, ये ऑर्डर दो, उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज हैं वो ऑर्डर देंगे। तो इन कंपनीज़ को बिलियंस एंड बिलियंस, इवन लाइक हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, टू द ट्यून ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का फ़ायदा होगा इस पूरी वॉर से। इस पूरी वॉर से रशिया को भी बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा लग रहा है कि उनके बंदे बहुत मरे हैं, लेकिन जो उन्होंने जिन रीजन्स पे उन्होंने कब्जा किया है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, 2 ऐसे ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन्स हैं जो ऑलमोस्ट अब पूरे तरीके से रशिया के अंदर आ गए हैं। वो दोनों ही रीजन और रीजन 2 अलग चीज़ें होती हैं। वो दोनों ही रीजन्स बोथ ऑयल रिच हैं और वहाँ की सॉइल भी बहुत प्रोडक्टिव है इन टर्म्स ऑफ लाइक जो यील्ड होती है। यूक्रेन की सॉइल इन जनरल वैसे ही बहुत प्रोडक्टिव है, और इवन विद इन यूक्रेन जो वो वाला एरिया है वहाँ की सॉइल और ज़्यादा प्रोडक्टिव है। और वहाँ की जो 60, इवन आई गेस टू सम एक्सटेंट 60 से 90 का डिफरेंस है रेंज, इस रेंज में जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो है भी रशियन ओरिजिन की। जब स्टालिन ने अपना आई थिंक 30-40 साल राज किया स्टालिन ने, उस राज में स्टालिन ने बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस को जगह से अपरूट करके पूरे सोवियत यूनियन में एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया था, जहाँ उसको लगता था कि यार ये पॉपुलेशन ट्रबलसम है
वो इन ग्रुप उनको अप्रूव करता था वहाँ से और दूसरे एंड पे सोवियत यूनियन की भेज देता था। फॉर एग्जांपल कॉकेसस में बहुत ज़्यादा विद्रोह होते थे, जो कि अब भी होते हैं। चेचनिया वगैरह में आप सुनते रहते होंगे कि रशिया की जो सॉवरेनिटी है उसके अगेंस्ट वो लोग अक्सर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है मॉस्को में, आपने सुना होगा, टेररिस्ट अटैक, आतंकी अटैक। तो उस रीजन को कॉकेसस कहते हैं बेसिकली। नॉर्थ कॉकेसस जो रशिया में है और साउथ कॉकेसस जो अर्मीनिया और अजरबैजान वगैरह का जो एरिया है। तो स्टालिन के टाइम पे भी ये हमेशा से ही विद्रोही एरिया रहा है। इन्होंने लाखों मिलियंस लोगों को वहाँ से मूव किया है ट्रेन्स में भर भर के साइबेरिया के अंदर। बिकॉज भाई तुम यहाँ पे बंदे के पुत्र बन के नहीं रह रहे, तो हम तुम्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ तुम कंबल ढूंढोगे पहले विद्रोह करने से पहले। तो वो हुआ। तो इस वजह से आप देखोगे कि इवन अगर आप सेंट्रल एशिया का मैप देखोगे ना, किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान, इन कंट्रीज़ के, या इवन उज़्बेकिस्तान का जो एक बड़ा ही फर्टाइल और इम्पॉर्टेंट एरिया है फरगाना वैली, जहाँ पे उनकी एक्चुअली बहुत बड़ा चंक रहता है उनकी पॉपुलेशन का, वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बीच में जाके घुसी हुई है। तो वो इस तरीके से स्टालिन ने रीजन्स को डिवाइड किया था कि सब के सब एट द एंड ऑफ द डे मॉस्को की सेंट्रल अथॉरिटी पे डिपेंड करें। जो लोग दिक्कत देते थे उनको इधर से उधर मूव कर देता था, पॉपुलेशन मैनिपुलेट कर देता था। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि यूक्रेन के इवन दो वो रीजन है, बट उसमें मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रशियन ओरिजिन के लोगों की है, जो ये दो रीजन्स हैं। और इसके अलावा भी साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में क्राइमिया एक्चुअली नहीं थी ऐसी जगह जहाँ मेजॉरिटी हो रशियन की, काइंड ऑफ लाइक 60-50% मेजॉरिटी कह सकते हो वैसे थी, बट वहाँ पे रशिया की एक माइनॉरिटी है तातार, वहाँ उनका वो ओरिजिनल लैंड। तातार की हमारे यहाँ एक अलग डेफिनेशन है, बट तातार बेसिकली सेंट्रल एशियन और रशिया साउथ जो है, कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कजाकिस्तान का जो वेस्ट का एरिया है उसके और कैस्पियन सी के बीच में जो रशिया का एरिया पड़ता है उसको आई थिंक वोल्गा रिवर, या जहाँ स्टालिनग्राद की वॉर हुई थी बेसिकली, उस एरिया के वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। उनको बेसिकली रशियन और सेंट्रल एशियन ओरिजिन के मुस्लिम बैकग्राउंड के लोग, ज़्यादातर वो मुस्लिम इस्लाम फॉलो करते हैं। क्रिश्चियंस उनमें बहुत कम ही हैं, और कुछ लोग एनिमिस्टिक रिलीजन जो होते हैं उनको ही फॉलो करते हैं। तो उन लोगों का ओरिजिनल जो क्राइमिया का भी जो लैंड है ना, वो भी उनका ही ओरिजिनल लैंड माना जाता है। तो वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है बेसिकली, इन द सेंस कि अगर एक एथनिक ग्रुप में के रूप में देखा जाए तो। और क्योंकि वो माने भी जाते हैं रशियंस, क्योंकि वो रशिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मेन स्ट्रीम रशियंस के बाद, तो उनके द्वारा, और जो रशियन ओरिजिन के लोग वहाँ रहते हैं उनके द्वारा एक तरीके की 60% के आसपास पॉपुलेशन थी। तो क्राइमिया को भी ले लिया उन्होंने। ज़ैपोरिजिया एक और रीजन है जो कि साउथ ईस्ट में पड़ता है यूक्रेन के, वो उसका उन्होंने काफ़ी हिस्सा ले लिया है। तो और भी कुछ प्रोविंसेस हैं वहाँ के जो जिस पे चल रही है वॉर या कुछ। तो बेसिकली पूरा रूट बन गया है क्राइमिया से लेके पूरा जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो डोनेस्क और लुहांस्क रीजन है, इसके साथ जो रशिया ने लिया है रीजन, वो बहुत ही पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ब्लैक सी में खुलता है वो सारा एरिया, बहुत ही ओवरवेलमिंगली यील्डिंग लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं, गैस रिजर्व्स हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया को बहुत फ़ायदा है पैसे के मामले में उस जगह को जिन्होंने उसे जिस जगह को उन्होंने कब्जाया है। तो उस तरीके से वो भी फ़ायदे में है। वेस्टर्न यूरोपियन, और देखो जो मैं वेस्टर्न यूरोपियन कंपनीज़ की बात बता रहा था कि ये कंपनीज़ को लॉबी करेंगे, बेसिकली इन कंट्रीज़ को भी डेमोक्रेसी होने के बाद भी चलाती तो गवर्नमेंट्स ही हैं। और आज के टाइम पे अगर आप इनकी सिचुएशन देखो तो जनता तो यहाँ की बहुत एंटी इमिग्रेशन है, बहुत एंटी वॉर है, लेकिन ये सब फिर भी घुस रहे हैं इन चीज़ों में, इमिग्रेशन को दबा के कर रहे हैं, वो भी टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर ओन ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट अगर आप देखोगे, जितनी भी सो कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं अमेरिका वगैरह, वो अपनी पॉपुलेशन जो रीजनल ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनके टोटल एंटी जा रहे हैं। और इन सारी कंट्रीज़ में अभी ब्रिटेन में इतने दबा के प्रोटेस्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट राइट्स हुए हैं। तो और उन्होंने लाइक किसी ने कुछ बोल दिया स्लोगन, उसको उठा के जेल में उन्होंने ठूस दिया। इस तरीके से वो कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के साथ डील। तो और ये मैं यूके की बात कर रहा हूँ बाय द वे, जो कि फ्लैग बियरर है हर तरीके के फ्रीडम्स का।
एनीवे तो ये जो भी कंट्रीज हैं ये भी कोई अपनी पॉपुलेशन के को ध्यान में रखते हुए तो काम नहीं कर रही. सेम रशिया है, वो भी अपनी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हैं, बेसिकली अपनी पावर गेन करने के चक्करों में है. ये भी रशियंस भी और वो भी. इस पूरी पजल के अंदर, सही वर्ड सोच रहा था याद नहीं आ रहा था, इस पूरी इक्वेशन के अंदर बेसिकली अगर एक पार्टी है जिसको फ़ायदा है वॉर रुकने से, वो थी यूक्रेन की पार्टी और ज़ेलेंस्की बेसिकली. बट अब यूक्रेन में आते हैं तो यूक्रेन वालों, उनकी जनता के फ़ायदे में था वॉर रुकना. बट वहाँ अगर आप ये सोच रहे हो कि यार इतनी बड़ी कंट्री है, वो इतना पैसा भेज रही है यूक्रेन में, ऑलमोस्ट आई थिंक $200 बिलियन अभी तक यूएसए ने ओवरऑल हथियारों और एड वगैरह में खर्च कर चुके हैं यूक्रेन के ऊपर. हाल तक लाइक 5-6 साल पहले तक, वॉर शुरू होने से पहले तक, यूक्रेन कंसीडर होती थी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज. मतलब पैसे खाने वाली गवर्नमेंट. वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो जनता से ही आती है. तो क्या आपको लगता है कि सडनली वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लाइक जनता के फ़ायदे में सोचेगी और कोई पैसे नहीं खाएगी और फुल अपना क्या कहते हैं उसे, देश की इज्जत के लिए लड़ेगी? नहीं. इसमें से एक बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा ज़ेलेंस्की की जेब में भी गया होगा, या जो भी उनके लीडर हैं उनकी जेब में गया होगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी जेब में गया होगा. अब अगेन इन सारी चीज़ों का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि अगेन बट दुनिया में आप पैटर्न्स देख सकते हो, चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, और आप ह्यूमन नेचर को भी देख सकते हो कि भाई ऐसा होता है. जब ए बी और सी होंगे तो डी अपने आप होगा. उस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो. तो क्योंकि सडनली सेंट तो नहीं पैदा होने लग गए ना वहाँ, या सडनली सेंट को तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट नहीं चुन ली. ठीक है, वो टोटली नॉन फेक फार्स ऑफ डेमोक्रेसी और टोटल करप्ट कंट्री थी वॉर से पहले तक. कोई नोबडी गिव अप, व्हाटएवर जो वर्ड आपको यूज़ करना है, अबाउट यूक्रेन. ठीक है, जस्ट बिफोर दिस वॉर स्टार्टेड. तो होना तो कायदे से ये तो बेसिकली यूक्रेन की गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि कर लेते हैं कोई ट्रूस, ये वो भी अपने पैसे बना रहे हैं भाई, अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं. वो भी वेस्ट की गवर्नमेंट्स और उनके बिजनेसमैन दिहाड़ी लगा रहे हैं. यूक्रेन के जो पावरफुल लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो दिहाड़ी लगा रहे हैं. और रशिया की गवर्नमेंट बेसिकली दिहाड़ी भी लगा रही है और अपनी पावर भी गेन कर रही है, अपनी स्ट्रेंथ को एसरटेन भी कर रही है. ठीक है, एक बहुत फेमस हो गए हैं आजकल, पीटर ज़ियान, वो कहते हैं कि ज़ायन एक्चुअली उनका लास्ट नेम ऐसे, तो वो कहते हैं कि ये रशिया के ब्लॉक्स हैं, ये इनके इनलेट्स हैं, ये इनको ब्लॉक करना चाहते हैं और फिर ये करेंगे और ये वो करेंगे. आई डोंट उस नो मैं अग्री नहीं करता. बेसिकली ये है कि रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ पंगे लेने की आदत है, वो लेते रहते हैं पंगे. एक तरीके से यूँ कह लो जिम करने की तरह, जैसे कि इंसान जिम करता है ना स्ट्रेंथ अपनी मेंटेन करने के लिए, रशिया वाले अपनी स्ट्रेंथ और पावर और डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ हल्का फुल्का करते रहते हैं. और इसमें उन्हें कुछ रीज़न मिल जाते हैं. अब जैसे मान लो चेचेनिया में अपराइजिंग हो गई तो चेचेनिया को कुचल दिया उन्होंने, रीज़न मिल गया ना उन्हें. तो हर नेशन जो, या फिर एक लोग होते हैं ना, कम्युनिटी होती है, उनका एक ख़ास तरीके का नेचर होता है. जैसे अगर आप इंडिया में देखो कितनी डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी लोग काइंड ऑफ रह लेते हैं एक दूसरे के साथ. बड़े लेवल पे, जैसे कहते हैं सिविल वॉर, उस लेवल की टच वुड, नॉक ऑन द वुड, कोई सिचुएशन नहीं है. बहुत बड़ी बड़ी वॉर भी तब होती हैं जब या तो लिटरली वो पानी सर से ऊपर निकल जाता है पाकिस्तान की साइड से या चाइना की साइड से, तब कोई इस लेवल का एक्शन लिया जाता है. तो जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक वेट करते हैं, या फिर जब तक दिक्कत इतनी ना हो जाए कि अब कोई और चारा नहीं है, तभी लड़ाई होती है. रशिया के जो लोग हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, या वो जो पूरा ओवरऑल सेंट्रल एशिया, रशिया, ईस्ट एशिया, ये सारा रीजन जो है, वहाँ पे दंगे के अलावा हुआ ही कुछ नहीं है हिस्टोरिकली. तो वो लोग इस चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लेते. स्टोइक जिसे कहते हैं ना, रीजन है, हर्डर वगैरह के बैकग्राउंड से आए हैं ये सारे, जो कीवन रूस वगैरह, और ये इवन यूक्रेन भी उसी सेम कैटेगरी में आता है.
ये सब एक बेसिकली बहुत बड़े बड़े हर्ड्स ग्रुप थे जो कि बाद में छोटे छोटे एम्पायर बन गए, और वो फिर बाद में एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते, क्योंकि जो लोग हर्ड्समैन होते हैं उनको उसके लिए क्या वर्ड होगा हिंदी में अभी याद नहीं आ रहा, वो बेसिकली उनको बड़े एरियाज चाहिए होते हैं अपने एनिमल्स के लिए। तो इनकी सारी की सारी ज़िंदगी इस चीज़ पे गुजरी है, ज़िंदगी का मतलब हिस्ट्री ही इस चीज़ पे गुजरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कब्जानी है, और जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतनी ज़्यादा एनिमल होंगे, उतनी ज़्यादा पावर होगी, इन जनरल उतना ज़्यादा पैसा होगा। तो लड़ाई इनके लिए कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि बुरी नज़र से देखा जाए, यू नो लाइक ओके चलो हो रही है, वो मिल जाएगा, चलो कर दो, वो ठोक दो इसको, ले लो इसका सीन जो भी है। तो वैसा उनका माइंड सेट है। जैसे अमेरिका का अगर आपको माइंड सेट पता करना हो, उनका माइंड सेट है बिजनेस, भाई पैसा कैसे बनेगा ठीक है। उनकी आप जो भी चीज़ देखते हो, उनका कल्चर रिलेटेड चीज़, उनकी मूवी, उनका यू नो लाइक अगर वो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हो रहे हैं किसी चीज़ में, अगर म्यूज़िक ये वो, उसको अगर आप बॉयल डाउन करोगे ना तो उसके एसेंस में ना निकलेगा कि पैसे कैसे बन रहे हैं, इससे पैसे कैसे बनाए जाए, पेट्रियाटिक जो भी चीज़ हो। तो ऐसे ही रशिया के लिए भाई थोड़ा सा कुछ दंगा वंगा होते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा मन लगा रहता है। तो अब इस सारी सिचुएशन बैकग्राउंड के अंदर आपको लगता है कि इंडिया से एक लीडर जाएगा और वो कोशिश करेगा कि भाई लड़ाई मत करो यार, ये वो क्या चाहिए तुम्हें। देखो, अगर या तो उन्हें खुद लड़ाई रोकनी होगी ना, जिस दिन वेस्ट ये डिसाइड कर ले, यूक्रेन डिसाइड कर ले और रशिया डिसाइड कर ले कि भाई हमें लड़ाई नहीं करनी, बस अब हो गया, उस दिन अगर इंडिया से क्या बांग्लादेश से भी लीडर उठ के जाए तो भी शायद वो रुक जाए, ठीक है। ऐसे मतलब एक चाहिए होता है ना यार, एक देखो जब आपको कुछ इस तरीके की चीज़ जो कि एक फुल फोर्स ऑफ मोशन में है उसको रोकना है, जैसे कि लड़ाई है वहाँ पे, तो आपको कुछ उसके ना बैकग्राउंड्स क्रिएट करने पड़ते हैं इससे पहले कि आप उसे रोको। सीधा रोक दोगे तो वियर्ड लगेगा, लोग कहेंगे यार हम पागल हैं जो लड़ रहे थे इतने दिनों से, यूक्रेन वाले कहेंगे या रशिया वाले कहेंगे हम पागल हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा रखी है, समझ रहे हो आप, मिलियंस की संख्या में। तो आप एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकते, टूट जाएंगी चीज़ें, यू नो लाइक एक बस जो 100 की स्पीड में जा रही हो, उसको अगर समहाउ आप बिना रोक दोगे तो उसका सब टायर टूर फट जाएंगे, सब उसके यू नो लाइक अंजर पंजर अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये भी चीज़ है, ये एक मोशन में चीज़ है, इसको रोकने के लिए आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा जी, इंडिया के लीडर आए हैं, उन्होंने बात कराई है, ये है वो है, ठीक है, मतलब हम तो नहीं रुकना चाह रहे थे, बट क्योंकि वो उन्होंने ऐसी ऑफ़र दी और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की, अब हमें शायद अपनी लोगों की या फर्दर जनरेशन्स की बेटरमेंट को ध्यान में रखते हुए शांति के लिए रुकना चाहिए, ऐसी बातें की जाएंगी, ये सोच के रुका जाएगा। अदरवाइज अगर उन्हें नहीं रुकना होगा, उनके पैसे बन रहे हैं, उन्होंने दिहाड़ियाँ और लगानी है जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी, वो फिर भी करेंगे, तो कहेंगे जी ठीक है, थैंक यू, आप आए, आपने बात की, ये वो वट एवर, वेस्ट को ये मिल जाएगा, चलो जी हमने इंडिया को भी थोड़ा सा रशिया के स्पिट कर दिया। ये सारी सिचुएशन है भाई, ये कोई पौ और नहीं रोकने वाले